आप देख रहे हैं सिटीलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बड़ी खबर है सिटीलाइट में। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर के पास तेंदुआ दिखा है। पहाड़ में मंदिर की सीढ़ी पर तेंदुआ दिखा है। तेंदुए की हलचल वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। महीने भर से पहाड़ पर यह तेंदुआ मौजूद है और ये इसलिए खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं। धीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धीरज, क्या इस बात की सूचना वन विभाग को दे दी गई और अगर दी गई तो उन्होंने अब तक क्या किया? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक माह से तेंदुआ को डोंगरगढ़ की जो मंदिर की पहाड़ी है वहां पर विचरण करते हुए देखा गया है। पिछले एक महीने से वो यहाँ इस पहाड़ों पर विचरण कर वन विभाग को भी इसकी जानकारी है क्योंकि प्रशासन के और वन विभाग के आला अधिकारी करीब माह भर पहले पहुंचे तो पहाड़ों पर उन्होंने उनको खोजबीन भी की थी, लेकिन उन पर उसको पकड़ने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी। लेकिन अब तेंदुआ पहाड़ों से अब सीढ़ी पर पहुंच चुका है। कुछ दर्शनार्थी जो कि अभी रात में माता के दर्शन करके उतर रहे थे, दुकानदार जब अपनी दुकान बढ़ाते हुए उतरते समय उस तेंदुए को देखा और चिल्ला के शोर मचा के तेंदुए को भगाया गया। कुछ दर्शनार्थियों ने और सीसीटीवी फुटेज जो उसकी तस्वीर को लिए और अपने मोबाइल से उसको कैमरे में कैद किया। हालांकि ये बड़ी बात है कि कभी भी वन विभाग या प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। स्टार क्रिकेटर सौम्या तिवारी भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर सौम्या का जोरदार स्वागत किया गया है। T20 अंडर 19 में सौम्या ने शानदार पारी खेली थी और भारत चैंपियन भी बना। भोपाल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है सौम्या तिवारी का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत मिली, इसमें सौम्या तिवारी का अहम योगदान रहा है और जब इसी योगदान को सम्मान देने की बारी आई तो भोपाल की जनता ने सम्मान भी दिया है। भोपाल का इस्लाम नगर अब जगदीशपुर के नाम से पहचाना जाएगा, यानी इस्लाम नगर का नाम अब जगदीशपुर हो गया है। केंद्र सरकार ने गांव का नाम बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके गांव का नाम बदल दिया है। गांव का नाम बदलने को लेकर सरकारी फाइलें 30 साल से चल रही थी। ये कोई आज की बात नहीं है, इसके लिए 30 साल से लोग मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी फाइल 30 साल से चल रही है। हुजूर तहसीलदार 19 अगस्त 1993 को अपने प्रतिवेदन में बता चुके थे कि नाम बदलने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर चुकी है और ये देखिए जश्न भी मनाया जब नाम बदला। 30 सालों की मेहनत का इनका प्रयास जो है वो सफल रहा। तो उसके बाद आतिशबाजी भी हुई, घर घर दिए भी जलाए गए और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न मनाया गया है। तो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, वो आपने देखा ही इन तस्वीरों के जरिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बने मध्य प्रदेश भवन पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते बनवाने का फैसला लिया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भवन के भूमि पूजन की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के कामों पर श्रेय लेती है, जबकि ये बताने से परहेज करती है कि इसकी नींव कांग्रेस की सरकार ने रखी थी। उधर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश भवन बनाने की परिकल्पना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। जिस तरह आज मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का आज उद्घाटन हो रहा है और उसका प्रचार जिस ढंग से किया जा रहा है उसमें तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पहले मध्य प्रदेश का नया भवन शिवराज सिंह जी ने ही बनाया है। रेत सीमेंट भोपाल से ही गई होगी, नर्मदा से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उस दौरान भी रही है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई
और भूमि पूजन करने का मौका कमलनाथ जी को मिल गया, लेकिन वो केवल भूमि पूजन का ही कार्यक्रम कर पाए, उसमें बाकी कराने का काम जो है उसे बनने और बनवाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा के रानी गांव में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उप नेता प्रतिपक्ष कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक रजनीश सिंह समेत बीजेपी के जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में विशेष तौर पर केंद्रीय एजेंडों, कार्यक्रमों और बूथ समेत शक्ति केंद्रों की संगठन स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कार्य समिति ने मोर आवास मोर अधिकार के तहत अलग अलग कार्यक्रम भी तय किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के संगठन को और इसके ढांचे को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। करना है, बनवाना है। बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आज बेलतरा विधानसभा के मध्य मंडल में रानी गांव में रखी गई है और हम इसमें हमारे जिले के सभी प्रमुख नेता उपस्थित हैं। प्रदेश कार्य समिति में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ था उस प्रस्ताव का यहाँ पर पठन हुआ। बिलासपुर जिला कार्य समिति की बैठक आज हमारे बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत में इस रानी गांव में ये बैठक हो रही है। मुख्य रूप से जो हमारे केंद्रीय एजेंडा और उसके साथ में प्रदेश कार्य समिति के द्वारा जो बैठक की गई है उसका क्रियान्वयन जिला कार्य समिति के माध्यम से होना है। रामचरितमानस जलाने के मामले में ग्वालियर के क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को महाशिवरात्रि पर्व के पहले गिरफ्तार करने की मांग की है। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर महाशिवरात्रि तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 19 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जी का अपमान किया उस एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, उन्होंने कार्रवाई के लिए कह दिया है और एफआईआर दर्ज भी होगी। इस प्रकार से आप एक धर्म के बारे में जिस प्रकार से गलत भ्रमिता पैदा करके समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, इससे पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था का ओबीसी महासभा विरोध करता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक वीडियो ने एमपी की सियासत में भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने साइबर सेल में बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ दिग्विजय सिंह के वीडियो को एडिट करके वायरल करने की शिकायत की गई। शिकायत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा और कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि हितेश वाजपेयी ने सिर्फ वही अंश ट्वीट में शेयर किया है जो विवादित है। हितेश वाजपेयी ने ट्वीट में दिग्विजय सिंह के उस अंश को दिखाया जो सावरकर की किताब में लिखा है। ओरिजिनल वीडियो को एडिट किया गया है। फिलहाल साइबर सेल ने कांग्रेस की शिकायत पर जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और जिन शब्दों का उन्होंने उस ट्वीट में उल्लेख किया है वो शब्द वीर सावरकर, जो इनके माफ़ी चाहूँगा मैं उनके आगे वीर नहीं लगाता हूँ, सावरकर, ये उनकी इस पुस्तक में लिखे हुए वही शब्द जो सावरकर ने गौमांस खाने का समर्थन किया है वो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नाम पर डाला है। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। हमने पूर्व में भी देखा है, हमेशा से ही दिग्विजय सिंह जी पहले कभी रावलपिंडी का ब्रिज, यहाँ पे भोपाल का ब्रिज बताते हुए ट्वीट करते हैं, और अभी जब खरगोन में दंगे हुए थे तो उन्हें किसी और प्रदेश का एक ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी। तो कांग्रेस पहले यह देखे, यह जाने कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे ट्वीट क्यों करते हैं। छत्तीसगढ़ में 16% आरक्षण की मांग को लेकर एससी वर्ग है। यहाँ पे एससी वर्ग ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम हाउस घेराव करने के लिए रैली निकाली, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 16% का आरक्षण लागू नहीं हुआ तो 3 मार्च से आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। इस साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले सभी एसटी
क्लास के लोगों ने मिलकर के आज आंदोलन किया। और सबसे बड़ी बात कि आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक आप हमारे साथ हैं, आपने आंदोलन को लीड भी किया। क्या संदेश दे रहे हैं पूरी सरकार को और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, 2008 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को 16% रिजर्वेशन मिलता था। सरकार ने गलत उद्देश्य से उस आरक्षण को कम करके 12% किया। अब जो सरकार है कांग्रेस की, उनके मुखिया और उनके और जो नेतृत्व करता है, वो लोग जब गांव में गए इलेक्शन से पहले 2018 में, उन्होंने सब लोगों के सामने मांग रखी कि जो आपके अधिकारों के साथ कटौती, लूटमारी जो भाजपा सरकार ने की है, हम लोग उसको पुनः यथावत करेंगे जैसी वो थी 2008 से पहले। उन सारी मांगों को पता नहीं कैसे सरकार भूल गई है। आज हम लोग यहाँ हैं और हमने ये ज्ञापन दिया है कि 1 महीने के अंदर 2 फरवरी से 2 मार्च का समय हम सरकार को देते हैं, वो विशेष अधिवेशन बुलाइए, कैसे भी करके हमारी मांगों को पूरा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक बड़ा प्रोटेस्ट रायपुर में करेंगे। और वो कह रहे हैं कि प्रदेश में 12 या 16 नहीं है, 12 ही है, इसलिए हम 12 दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखें? जब आप पे जनगणना के आंकड़े नहीं तो आप कैसे तय करोगे 12% है? जी चलिए, तो ये ऐलान है कि अगर सरकार बात नहीं मानी तो यहाँ पे आजाद पार्टी भी बनेंगी और फिर वो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर के गंगापुर वार्ड के रहवासियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। असल में अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 48 का सीमांकन किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी अहम होती है। लेकिन भूया समाज के लोगों को बिजली, पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस आश्वासन पर वार्डवासियों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। और कितने शर्म की बात है नगर प्रशासन के लिए, पार्षदों के लिए, महापौर जी के लिए, विधायकों के लिए कि इनको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि नगर निगम में आने वाला क्षेत्र में जो वार्डवासी हैं वो आज भी पानी, सड़क और नाली मूलभूत सुविधा जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। को वहाँ रोड और पानी चाहिए। रोड का कोई वो नहीं है, मतलब कोई नेशनल ही नहीं है रोड का, तो हम लोग को रोड चाहिए। कितना तकलीफ होता है रोड? बहुत तकलीफ होता है। बरसात के दिन में इतना तकलीफ होता है कि बच्चे लोग पूरा कीचड़ कीचड़ होके स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ पे डांट सुनते हैं। चूँकि अमृत मिशन के समय वहाँ पे बसाहट हो ही रहा था, वो एक्सटेंशन है और कुछ प्राइवेट लैंड भी वहाँ पे सामने में आ रहे थे, इसलिए कनेक्शन नहीं हो पाया था। तो पानी के लिए और गंगापुर का जो रास्ता ख़राब है, चूँकि वो सैंक्शन है, अभी टेंडर खुल गया है, एजेंसी फिक्स हो गई है, उस रोड को भी हमने प्रॉमिस किया है कि जल्दी ही बन जाएगी। सतना में गेहूं की मिलावट का मामला तूल पकड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया है। टीम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रामपुर बाघेलान थाने के तहत आने वाले गांव बांधा में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं भंडारित है, यानी वहां रखा हुआ है, जिसका भंडारण साइलो बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया। तो यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गेहूं में ये लोग रेत और मिट्टी मिला रहे थे, जिससे उसका वजन ज्यादा हो जाए। और यह खबर IBC 24 ने पूरे मध्य प्रदेश के सामने रख दी। अब कार्रवाई हो रही है, अब जांच टीम गठित की जा रही है, जल्दी एक्शन लिया जाएगा। ये रामपुर बंधा क्षेत्र में साइलो भंडार केंद्र गेहूं का, इसके संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ लोग गेहूं में कुछ अमानक पदार्थ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। थाना रामपुर बाघेलान में धारा 420 और 417 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 77/23 दर्ज किया गया है और मामले की विस्तृत विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। भिंड के ग्राम खैरा श्यामपुरा राशन दुकान में PDS के गेहूं हेराफेरी मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उमरी थाना पुलिस ने गेहूं हेराफेरी मामले में 48 घंटे बाद केस लिखा है। दुकान संचालक भानु रजावत और अनाज खरीदने वाले अजय को आरोपी बनाया, फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है, लेकिन दुकान संचालक भानु रजावत को थाने में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।
ये देखो गेहूं की कट्टा ये रखे हैं। ये थाना उमरी का मामला है। थाना उमरी के खैरा गांव का मामला है, जहां पे पीडीएस की दुकान पे अवैध रूप से वाहन लोडिंग करने के संबंध में सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए थे। फिर टीम को बुला करके इनमें उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर इसी एक्ट की कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में स्कूल जाने के लिए निकले 8वीं के छात्र का शीतला माता मंदिर के पास से वो लापता हो गया, जिसकी लोकेशन मिलने के बाद भी पुलिस छात्र तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में छात्र के परिजन और समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोग बड़े गमगीन हैं और इस ऐसे माहौल में हमने रिक्वेस्ट की है एसपी साहब से और अधीनस्थ अधिकारियों से कि हमें तुरंत सहायता करके हमारे बच्चे को खोजने का प्रयास करें। थाना आतरी का मामला है, इसमें 15 वर्षीय बालक गुम हुआ है। उस पर से धारा 363 आईपीसी का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, उस पर तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने के ऐलान का असर बिलासपुर में दिखने लगा है। रोजगार पंजीयन कार्यालय में बेरोजगारों की लंबी भीड़ है। हालात ऐसे हैं कि रोजगार पंजीयन करने वालों की संख्या आम दिनों की तुलना में दोगुनी हो गई है। आपको ये बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कि भत्ते के तौर पर बेरोजगार युवाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी भीड़ थी। और एक आंकड़ा तो ये भी है, पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी अपने छत्तीसगढ़ में ही है। लेकिन इसके बावजूद आप कार्यालय के बाहर देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बेरोजगारी भत्ता की उम्मीद को लेके पंजीयन की संख्या जो देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रही है। इससे लग रहा है कि उनको उम्मीद है कि उनको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। इस उम्मीद से संख्या बढ़ रही है। सरकार अभी जो बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही है, बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो इतनी सारी डिग्रियां लेके रखे हैं, अगर कुछ नौकरी मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। सरकार जैसे घोषणा कर रही है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे करके, उससे हमको पूर्ण राहत नहीं मिलेगा। ये परमानेंट उसका उपाय नहीं हुआ। हमको अगर रोजगार मिलता है तो ये हमारी ज़रूरत को और हमको फुलफिल कर पाएगा। सरकारी नियमों के चलते छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगे अघोषित बैन से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान अपनी जमीन बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपनी जमीन बेचकर किसान अपना इलाज, बच्चों की शादी जैसे कार्य कर पाते हैं, लेकिन आज वो अपने महत्वपूर्ण कार्य करने से वंचित हैं, जिसको लेकर सैकड़ों किसानों ने दुर्ग के पटेल चौक से पंजीयक कार्यालय तक विरोध की रैली निकाली। खेत बेचे हैं तो पैसा नहीं मिला थे। करहीडी का खेत 2 एकड़ है, उसमें प्लाटिंग नहीं हुआ है, कटा भी नहीं है, मेड़ है खेती का, तो उसमें भी बैन लगा दिया है। मतलब इससे जुड़ा है, ऐसा करके मेरे खेत में भी बैन लगा दिया। कौन बैन लगवा रहा है? ये कलेक्टर से आदेश हुए, बड़े अधिकारी लोग जो अब लगा रहे हैं सब बड़े बस। तो हम लोग कभी शादी करने, बेटी की शादी करने, हमारे पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे हम? बेचे हैं तो पैसा कौड़ी नहीं मिला थे। अब हम बीमार आदमी हैं तो पैसा दी तब इलाज कराबो भाई है। पास बेचे थे? मनोज राजपूत कर पैसा नहीं मिला थे तो ये लगा दे थे सब। ये मन देवत नहीं है, रजिस्ट्री नहीं देवा थे मन देखर से थी परेशान करा थे बहुत हमारा। तो परेशानी करी थोड़े चली भाई। बेच रहे हैं, जिनको पैसे की जरूरत है वो विगत 1 वर्ष से इनकी जमीन को सरकार ने ब्लॉक कर रखा है, नगर निगम द्वारा, रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा और माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित हुआ। करीब 40 दिन हो गया। कलेक्टर साहब के निर्देश से सिकोला भाटा में कुछ रजिस्ट्रियां बंद थी, तो वो उसकी रजिस्ट्री हम नहीं कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में जो वहाँ मौजूद व्यक्ति है मनोज राजपूत जी, वो मेरे से कल फ़ोन पे बात भी किए। 3 बजे मैं लंच पे गई थी, मैं बोली मैं 4 बजे आप मेरे से आके मिलिए। उसके बाद तो मैं 7 बजे तक बैठी हूँ, कोई मेरे से मिलने नहीं आया। कटनी जिले में सरकारी उलझनों के कारण मनरेगा के प्रति मजदूरों का रुझान कम हो रहा है। मनरेगा में मजदूरी मांगने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही। कटनी जिले के आंकड़े की बात करें तो यहां 17-18 में यानी 2017-18 में 1,55,000 करीब मनरेगा के जॉब कार्डधारी मजदूर थे, जो 19-20 में घटकर 1,26,622 हो गए। इसकी वजह मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन माना जा रहा है। 3 घटनाएं सामने आई हैं विजय राघवगढ़ की, और
ये जो अभी 2 घटनाएं बोहरी बंद की आई हैं, हमारा समस्त प्रयास है कि जो भी हमारे शासन के अभी आजीविका के लिए और मनरेगा के अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं, स्वरोजगार की जो भी अलग अलग स्कीमें हैं, उनके अंतर्गत जो मजदूरों को बाहर जाने का, पलायन करने की स्थिति बनती है, उसको रोका जाए। दुर्ग जिले के नगर पंचायत पाटन के साथ नजदीकी 7 गांवों को मिलाकर मास्टर प्लान बनाया गया। इसके लिए मास्टर प्लान पाटन निवेश क्षेत्र विकास योजना 2031 के मसौदे का प्रारंभिक प्रकाशन सोमवार को नगर पंचायत पाटन में किया गया। उस पर भी 30 दिनों के लिए दावे आपत्ति सुनवाई के लिए ओपन प्रदर्शनी नगर पंचायत कार्यालय पाटन में प्रदर्शित है और इसके पश्चात वहां पे विकास योजना का प्रकाशन फाइनल किया जाएगा। जबलपुर शहर से बाहर लगी आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने पिछले 15 सालों से करीब 16 लाख रुपए का डीजल फूंक दिया और हजारों लीटर पानी के साथ निगम के फायर ब्रिगेड अमले ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन बुझाई गई आग के बदले फायर सेवा की 15 सालों से 1 फुटी कौड़ी भी नगर निगम के दमकल विभाग को नहीं मिल पाई है। हमारे नगर निगम से कोई गाड़ी मंगाई जाती है तो उसका हम जो डीजल का खर्चा आता है वो हम संबंधित विभाग से लेते हैं। तो ये हमें बहुत सालों से अभी राशि नहीं मिली है, जिसके लिए हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं और देखते हैं कितनी जल्दी वो राशि हमें मिल पाती है। राजधानी भोपाल में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर आयोजित कार्यक्रम महज दिखावा माना जा रहा है। असल में भोपाल में 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा चिन्हित 19 बड़े आकार के तालाब हैं, जिसमें विश्व विख्यात रामसर साइट ऊर्जा प्राप्त बड़ा तालाब सालों से बदहाल है। जिम्मेदारों की लापरवाही कारण तालाब की ऐसी स्थिति बनी है कि आने वाले समय में भोपाल के वेटलैंड शायद ही जीवित रह पाए। भोपाल केवल गड़बड़ झाला, घपलों का घोटाला, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करता। झील के नाम पे तालाब का मर्दन हो रहा है। झील के आसपास चारों तरफ एरिया पे पक्के निर्माण कार्य हो रहे हैं। कई सालों से हम लगातार इसमें जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई होती हमें दिख नहीं रही। संरक्षण के लिए नगर निगम के पास दायित्व है, लेकिन नगर निगम ही तालाब के अंदर सारे नियमों को तोड़ पे ताक पे रखते हुए निर्माण कार्य करता है, तो फिर संरक्षण कैसे हो सकेगा, ये सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन जितना हो सकेगा, क्योंकि भोपाल की जनता इस बार खड़ी होकर और सहयोग करने के लिए तैयार है। सब लोग मिलकर भोपाल को कुछ नवाचार करवाने का सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम सभी के सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम हर महीने 2 तारीख को चलाया करेंगे। बस्तर के लोहंडीगुड़ा, बस्तानार और दरभा इलाके में 2 दिनों के अंदर 3 परिवार के 24 से ज्यादा लोगों ने अपना पुराना धर्म फिर से अपना लिया है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मारी कोडेर में एक परिवार के 6, दरबा के कटिनार में 9 और दिलमिली में 4 और बस्तानार इलाके में 5 धर्मांतरित ग्रामीणों ने रीति रिवाज से अपने समाज में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ में बिजली नियामक आयोग 21 और 22 फरवरी को जन सुनवाई करेगा। 21 तारीख को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू वर्ग के उपभोक्ता को सुना जाएगा, जबकि 22 फरवरी को उच्च दाब, निम्न दाब और नगर निगम, निकाय, ट्रेड यूनियन वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। रायपुर के नरदहा स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय विक्रम साराभाई एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। राजधानी में पहली बार इसरो की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के दौरान इसरो के कई साइंटिस्ट भी NH गोयल वर्ल्ड स्कूल आए, जो बच्चों को स्पेस मिशन, इसरो और कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रदर्शनी में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी के लिए इसरो की 10 सदस्यीय टीम भी रायपुर पहुंची है, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के साथ ही इसरो की जर्नी, अंतरिक्ष यान की खासियत के बारे में बताएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर NH गोयल स्कूल के डायरेक्टर राजेंद्र गोयल, SCERT के निदेशक राजेश राणा, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर NG भट्ट उपस्थित थे। एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है, तो उसमें हमारे बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जानने का, समझने का एक अवसर इसरो ने हमको दिया है।
हम उनको धन्यवाद करते हैं। यही स्कूल के बच्चों को हमने 9th एंड 11th के जो बच्चे उनको हमने ट्रेनिंग दिया, आने वाले भविष्य में किस प्रकार के वो अध्ययन करें, कैरियर बनाए, कारकिर्दी बनाए, तो उनके वो भी एक मैसेज देते हैं कि क्या है इसरो। प्रदर्शनी के शुभारंभ से पहले एक पैनल डिस्कशन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान इसरो के साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई 2 किताबों का ऑनलाइन विमोचन भी किया गया। तो NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के बच्चों की तरफ से छोटी सी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। पैनल डिस्कशन के बाद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई ने भी बच्चों को ऑनलाइन संबोधित किया। तो इस परिपेक्ष में आज के दिन का महत्व भी बहुत अधिक है और इसके बारे में भी आपको ये सब जानकारी इस एग्जीबिशन के द्वारा मिलेगी। प्रदर्शनी में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अहमदाबाद के हेड और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर NG भट्ट, साइंटिस्ट SP व्यास, डॉक्टर रचना पटनायक समेत डॉक्टर परेश स्टूडेंट से रूबरू होंगे। इस एग्जीबिशन में पहली बार एक नया प्रयोग किया गया है, जिसके तहत बुक एग्जीबिशन भी रखी गई है, जिसमें साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई 50 किताबें और एटलस उपलब्ध है। इसके अलावा कई बुक्स ऑनलाइन भी हैं, जिसका QR कोड भी बनाया गया है। प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूल के 20,000 बच्चों को इनवाइट किया गया है। इस एग्जीबिशन का मेन मोटिव है कि सारे स्टूडेंट्स में साइंस के लिए जो टेम्परमेंट है और जो उनकी रुचि है वो बढ़े। मेरे को इस एग्जीबिशन से बहुत ऐसी नई चीज़ें जानने का मौका मिला जो मैंने कभी देखी नहीं थी। करना चाहिए कृषि के कि उनका विकास हो और रासायनिक केमिकल के बारे में पता चलना कि यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी को कुल 4 स्लॉट में बांटा गया है। पहले स्लॉट में साइंटिस्ट टॉक का आयोजन किया गया, जबकि दूसरे स्लॉट में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तीसरे स्लॉट में एग्जीबिशन, तो चौथे स्लॉट में रॉकेट लॉन्च की बेसिक जानकारी दी जाएगी। चौथे स्लॉट में बेसिक जानकारी देने के साथ एक्टिविटी के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं साइंटिस्ट टॉक में बच्चे इसरो के साइंटिस्ट के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्री में इसरो की अभी तक की जर्नी दिखाई जाएगी। साथ ही प्रदर्शनी में इसके द्वारा किए गए कार्यों को मॉडल और प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जाएगा। ये चारों स्लॉट लगभग 1 घंटे 20 मिनट के होंगे। विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी बच्चों के लिए साइंटिफिक क्षेत्र में करियर बनाने में मददगार साबित होगी। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।